नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मिशन 2024 को लेकर अभी से ही सियासी खींचतान शुरू हो चुकी है। वोट की खातिर हिंदू मुसलमान का खेल एक बार फिर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां हिंदू राष्ट्र की मांग तेज पकड़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र की हुंकार भी भरी जाने लगी। यानी कुछ लोगों का मंसूबा देश को बांटकर अपनी राजनीति चमकाने का है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि नफरत की ये राजनीति आखिर देश को किस दिशा में लेकर जा रही है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में मंदिरों में रामायण पाठ और दुर्गा सप्तशती पाठ कराने का सरकार ने आदेश क्या दिया। विपक्षी दलों की त्योरियां चढ़ती दिखाई दे रही हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि सभी धर्मों के आयोजन के लिए सरकार को न सिर्फ पैसे देने चाहिए बल्कि पूरे इंतजाम करने चाहिए। उधर नफरती मौलाना तौकीर रजा ने मांग कर दी है कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग जायज़ है तो मुस्लिम राष्ट्र की मांग करना गलत कैसे। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक बार फिर 1947 में बंटवारा तो हो चुका, क्या मुस्लिम कट्टरपंथी एक बार फिर देश को बांटना चाहते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के। बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। एक बार फिर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। इससे देश का भला होगा क्या? जो राजनीति देश की चल रही है जाति और धर्म की, ये देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। फिर भी भारत देश में बहुभाषी हमारा देश है, बहुजातीय है, बहुधर्मी है, फिर भी भारत हमारा महान है। आपसी एकता को लेकर के देश हित के लिए सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोगों ने कुर्बानी दिया है और देते आए हैं, देते रहेंगे भी। लेकिन कुछ अवांछनीय तत्व अपने निहित स्वार्थ और राजनीति की खेती को अपना उपजाऊ बनाने के लिए देश को बांटने का काम करते हैं, जहर घोलने का काम करते हैं। ये देश और समाज के लिए घातक है और पूरे देशवासी को, सभी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग के लोगों को जो राष्ट्र प्रेमी हैं, एकजुट होकर के इनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। एक तरफ मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए। रोज 20 बच्चे पैदा करिए, 10 बीबियां रखिए और विस्तार करके रोज देश को बांटिए, राज्य को बांटिए। ये उनका कहना गलत है। बांटना जो भी था आजादी के बाद देश हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटा। जो आज ये मांग करते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए, क्यों नहीं चले गए? इनके पूर्वज तो चले गए, सारे लोग चले गए, वहां चल उनको स्थान मिल गया, वहां चले जाएं। ये तो हिंदुओं का है और देश का हिंदू, भारत का हिंदू अगर कहता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए तो उसको जेन्युइन मांग है। अगर इस पर अन्य वर्ग का, धर्म का व्यक्ति अगर कहता है जिसको पहले हिस्सा मिल चुका है, वो वहां चला जाए। अगर ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहना है तो आसामी, देहात का एक शब्द आसामी, गांव में जैसे रहते हैं उस तरह ससामी बन करके रहना है। इनका कोई आधार नहीं, नैतिक आधार नहीं है कि ये कहें कि मुस्लिम राष्ट्र घोषित होना चाहिए। ये हो चुका है, जाकर के वहां चले जाएं अपना। त्रिपाठी जी, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग तो कह रहे हैं कि किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। वो कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र की मांग जायज है तो मुस्लिम राष्ट्र की अगर मांग की जाती तो वो कहां से गलत? नहीं, एकदम गलत है। इसलिए कि वो हिस्सा उनको प्राप्त हो चुका है, वहां चले जाएं। अगर मुस्लिम, उनको बड़ा प्रेम है और मुस्लिम राष्ट्र लेना है तो मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान दिया गया है, ये वहां चले जाए। हिंदुओं को तो कुछ नहीं, यही मिला है, तो फिर हम अपने में से कैसे इनको हिस्सा दें? रोज विस्तार करेंगे, रोज 20 बच्चे पैदा करेंगे, 20 बीबियां रखेंगे। हमारी में तो ऐसा है नहीं, तो जो मिला है मैं अपने में से क्यों ही करें? ये आग लगाने की, देश को तोड़ने की और भड़काने की बात। ऐसे लोगों को सरकार को चाहिए जेल में उठाकर बंद कर दे। लेकिन हमारे यहाँ यह व्यवस्था है कि जो अवांछनीय तत्व हैं उनको सुरक्षा दी जाती है सरकार की तरफ से। कट्टरपंथी मौलानाओं को ताकत कहां से मिलती त्रिपाठी जी? ये जो ऐसा है, जो हिंदू विरोधी हैं, हिंदू विरोधी मानसिकता ही राष्ट्र विरोधी मानसिकता है। इस तरह से जो अवांछनीय तत्व हैं, जो जात धर्म की राजनीति कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग ऐसे अराजक तत्वों को बल प्रदान करते हैं। इसमें तो तमाम विपक्षी पार्टियां भी हैं जो ऐसे लोगों के बचाव में बैकफायर देने के लिए सामने आ जाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके हिंदुत्व की बात, राष्ट्र की बात, समाज के एकता की बात करने वाला कोई इस देश में पार्टी नहीं है। इसलिए सबको यह है, सबको घबराहट है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता सबका साथ सबका विकास,
हर जात धर्म संप्रदाय वर्ग के लोगों का नहीं, यह पार्टी सम्मान कर रही है, स्थान दे रही है। एक तरफ तौकीर रजा की तरफ से जो निशाना साधा गया, मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई है, उनका निशाना था सीधा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की मांग की है, उसको लेकर अलग जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के इस हिंदू राष्ट्र में तो मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए, सभी धर्मों के लिए जगह है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा कहते हैं कि हमें तो मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, आप हिंदू राष्ट्र मांगेंगे तो हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। नहीं, ये गलत है उनका ना, ये पक्ष ही गलत है, ये जेन्युइन है ही नहीं है, किसी एंगल से जेन्युइन नहीं है। ये तो आग लगा करके हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम या उनको लड़ाने का काम तौकीर रजा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कौन सा जेन्युइन? भाई आपको मिल गया है, जाइए ना, वहां आपको बड़ा प्रेम है तो पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब हम बंटवारे के समय नहीं गए तो आप क्यों जाएं? तो नहीं जाए तो ये दोयम दर्जे का बन करके रहे ना, इनको कौन नहीं कर रहा है। लेकिन आप समाज को बांटने का काम, राष्ट्र को बांटने का काम, जहर घोलने का काम करोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान में जगह आप जैसे लोगों के लिए है ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जिनको बूस्टअप किया जाता है, उन्हें संजीवनी पीछे से प्रदान की जाती है और मंशा पीछे ये कि 1947 जैसे हालात अब 2023 में फिर बने? ये देखिए, ये वे तत्व हैं जो अपने चैन से नहीं रहेंगे और समाज को चैन से रहने नहीं देंगे। देश में जो विकास का काम हो रहा है, जो आपसी सद्भाव के लिए कार्य किया जा रहा है, ये इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इनकी तो ये राजनीति है कि जब आग लगी रहेगी, हाय तौबा मचा रहेगा, ये बांटने में समाज को, राष्ट्र को आसानी से अपने ये कुंठित जो विकृत मानसिकता है जिसके तहत ये लोग कर रहे हैं, इनको सन्मार्ग मिलेगा। तो और भी लोग हैं इस देश में, और विचारधारा के हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, ऐसी ताकतें इनके गलत मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ऐलान कर दिया कि अब मंदिरों में रामायण का पाठ हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, जिसके बाद से विपक्षी दलों के पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है। वो कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बाकी धर्मों को क्यों छोड़ दिया, उनके लिए भी इंतजाम कीजिए, उनके लिए भी पैसे का आवंटन कीजिए। नहीं, कहां सरकार किस धर्म का सम्मान नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि कोई बता दे कि जिस धर्म का सम्मान हो रहा हो, सरकार उनको सुविधाएं न प्रदान कर रही हो। सवाल ये है कि हम न्याय देने चले हैं, सबको न्याय दे रहे हैं। अगर मेरे परिवार में, मेरे संबंधियों में कोई उस तरह का जरूरतमंद है जिससे न्याय की जरूरत, अगर मैं दूं तो मैं वादी हो गया, जातिवादी हो गया, परिवारवादी हो गया। राष्ट्रीय पैमाने पर अगर हम किसी को न्याय दें, चाहे वो मेरा भाई हो, रिश्तेदार हो, परिवार का हो, गैर समाज का हो, अगर हम राजा हैं, हमारा धर्म बनता है कि जो भी जरूरतमंद मेरे सामने आया उसकी जरूरतों को पूरा करें। न्याय से वंचित है तो हम न्याय दें, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन वहीं विरोधी जब कुछ नहीं मिलता है तो ये देता है कि सारे, अगर न्याय 10 लोग न्याय से वंचित हैं, अगर उसमें कोई मेरा भी है, उसे भी न्याय की जरूरत है, अगर उसको देता हूं तो 9 नहीं देखेगा, 1 को देखेगा कि इन्होंने अपने को न्याय दिया है। आप 10 को तो देखिए कि 9 को भी तो हमने न्याय दिया है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है, ये देश के अराजक तत्व तो समझ लें। ये देखिए तस्वीरों में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से रामचरितमानस का अपमान किया जाता है। कभी आपने यकीन किया था कि भारत देश के अंदर रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का कभी अपमान भी होगा? देखिए, जिनको आप इशारा करके दिखा रहे हैं वहां क्या संस्कृति है, क्या कार्य है, सब लोग जान रहे हैं। ये मौर्य साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य का पूरा इतिहास दुनिया जान रही है। इनके तोड़ने से, इनके जलाने से न हिंदुत्व की मर्यादा कम होगी, न रामायण की मर्यादा कम होगी, न रामचरितमानस के सम्मान पर कोई असर आने वाला नहीं है। ये महाकवि तुलसीदास जी, ये ताकत स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को कहां से मिल जाती है? एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि अरे हम तो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, हम सभी के हित की बात करते हैं। दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। अखिलेश कहते हैं कि हमने तो हिदायत दी है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता कार्यकर्ता धर्म ग्रंथों पर नहीं बोलेगा।
लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो मानने को तैयार नहीं है। नहीं रणनीति है क्या? नहीं, अगर ये कहते हैं आदरणीय अखिलेश जी, तो क्यों नहीं रोक लगाए? इनको पार्टी से निकाल के बाहर कर देना चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य को। उन्होंने तो पार्टी से न निकाल करके इनको प्रमोट कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को कि हम इसका आदर करते हैं। आदर तो तब ये देश की जनता जानती है जब तुरंत इनको निकाल कर, ऐसे समाज विरोधी तत्व को निकाल के आप बाहर कर देते। आप प्रमोट कर रहे हो और एक तरफ जनता सब जानती है, सब देख रही। मैं कहा ना कि ये डबल इंजन की सरकार है। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में, जैसे हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, उसी तरह से ये दूसरे प्रधानमंत्री है माननीय योगी जी। एक प्रधानमंत्री कार्यरत हैं, दूसरे इनको मान लिया जाए और ये दोनों डबल इंजन ठीक कर देंगे ऐसे अवांछनीय तत्वों को पूरे देश में। त्रिपाठी जी, कुछ दिन पहले गाजीपुर से सांसद और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी हमारे साथ इंटरव्यू में थे। उन्होंने भी कुछ इस तरह की मांग की थी कि मोदी जी को समय पर रिटायर हो जाना चाहिए और उत्तराधिकारी के तौर पर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। वही भाषा आप बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बोलूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको छोड़ देना चाहिए। मैं ये कहा कि डबल इंजन के रूप में माननीय मोदी जी और योगी जी ऐसे अवांछनीय तत्वों को जान लेना चाहिए कि देश में ये डबल इंजन केंद्र में काम करेगा और कर रहा है। ये सावधान हो जाएं, ये अपने को विस्थापित समझना ऐसे अवांछनीय तत्व। आज अपराधियों में एक खौफ हो गया है। मैं और गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन अपराधियों के कान खड़े हो गए हैं। अपने मृत्यु के समय को देख रहे हैं, वो काल गिन रहे हैं कि कितना देर मैं जीवित हूं। ये भय हो गया है अपराधियों में। नहीं तो अपराधियों के भय से आम शरीफ आदमी नागरिक त्रस्त रहता था, घरों से नहीं निकल रहा था। आज इस सरकार में अपराधी अपने मौत का एक एक घंटा, दो घंटा, एक एक दिन, दो दिन समय गिन रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा? यही राम राज्य की परिकल्पना। व्यवस्था पर भी हम बात करेंगे, लेकिन रामचरितमानस को लेकर जब हम बात कर रहे थे, क्या अखिलेश यादव की मंशा ये है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दिया जाए ताकि अपनी वोट बैंक की राजनीति को चमकाया जा सके? ये शुद्ध रूप से वोट बैंक की राजनीति है। क्या उनके घर में रामायण नहीं है? उनके घर में नहीं पढ़ा जाता है? क्या यह सनातन की रीति रिवाज उनके घर में नहीं होता है? तो जब आप करते हो समाज में गलत कह रहे हो, बिल्कुल गलत है। ये सब देख रही है जनता। अखिलेश यादव तो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज बताते हैं कि हमें क्या ज्ञान देंगे बीजेपी वाले? नहीं, बिल्कुल है। अगर वो ये गर्व की बात, अगर वो कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का वंशज हूं, तो कृष्ण जी हैं कौन? वो भी तो विष्णु के अवतार हैं। राम भी विष्णु के अवतार हैं। तो उसमें कौन सा विभेद है कि राम दूसरे हैं और कृष्ण दूसरे हैं? है तो अवतार विष्णु के। कहीं शायद ये तो बताना नहीं चाहते कि भाई यादव कुल से मैं हूं और वो भी यादव कुल से थे। शायद ये इशारा करना चाहते हो, यानी कि भगवानों पर भी जाति की राजनीति। यही गलत है। यही गलत है कि भगवान राम को क्षत्रिय वंश का माना जाए, क्षत्रिय परिवार में जन्मे ही थे। कृष्ण को यादव परिवार से माना जाए तो यादव परिवार में वो जन्मे थे। भगवान श्री परशुराम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो भगवान उनको माना ही गया है। तो ऐसे लोगों को जात के आधार पर बहुत घिनौनी राजनीति हमारे देश में हो रही है कि भगवान को भी जाति में बांध दिया जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और गंदा कृत्य हो ही नहीं सकता है। भगवान भगवान है। आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष यूं कहने को, लेकिन आपने भी जातियों को जोड़ने का काम किया है कि ये बंटवारा ठीक नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की अड़चनें, किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आती हैं, क्योंकि आप पर भी कई गंभीर आरोप लगते हैं। देखिए, मुझे ब्राह्मण होने पे गर्व है। अच्छा जी, साफ शब्दों में मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि ब्राह्मण होने पर गर्व है। इसलिए गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनुष्यों ने वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दिया, मार्ग दिया, सिद्धांत दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत दिया, मार्ग दिया और ज्ञान दिया कि आप इस रास्ते पर चलो। इससे बड़ा किसी का उद्देश्य हो सकता है? ये ब्राह्मणों ने किया। और ब्राह्मण को वादी और कट्टरता की परिधि में बांधा जाए, जात की परिधि में बांधा जाए, गलत है। इसलिए मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है कि हम सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग का आदर करते हैं। ब्राह्मण वही है जो सबको एक माले में पिरो करके स्वस्थ समाज, खुशहाल समाज, स्वस्थ राष्ट्र, खुशहाल राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर के चले, वही ब्राह्मण है। हमारे पूर्वजों ने ऐसा मार्ग दिया है और हम सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। हम जात के आधार पर, धर्म के आधार पर
भेदभाव करके समाज और राष्ट्र की मजबूती की कामना नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तो कहती है कि मौजूदा वक्त में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का ही बोलबाला है। योगी सरकार में इन्हीं लोगों की पूछ हो रही है, बाकी को द्वितीय दर्जे का स्थान दे दिया है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से जानना चाहता हूं कि 15 तारीख को मेरे पर जानलेवा हमला जौनपुर में हुआ था और इस सरकार को स्थापित करने में 138 संगठनों को लेकर के हिंदुत्व की बात को लेकर के, राष्ट्र की बात को लेकर के, समाज की बात को लेकर के सारे संगठनों को एकजुट करके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में सरकार की स्थापना करने का कार्य किया था। मैं सहयोगी दल के रूप में रहा और आवश्यकता पड़ने पर मैं विरोध भी करता हूं। उस दिन इनको सोचना चाहिए कि मेरे पर आक्रमण हुआ, जानलेवा हमला हुआ जौनपुर में, 5 दिन बाद मुझे न्याय लेने में सफलता प्राप्त हुई। कहां से अपनापन का भाव दिखा? मानता तब जब 24 घंटे के भीतर एफआईआर हमारा हो गया होता। जिले जिले में हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता आंदोलन किए, दबाव बना, मामले की सत्यता को जान करके एफआईआर लॉन्च हुआ। कहां पक्षपात कर रहे हैं माननीय योगी जी या भारतीय जनता पार्टी कि हमारे सहयोगी हैं, हमको मदद किए हैं, लाइए 24 घंटे के अंदर मुकदमा पंजीकृत कर दें, क्यों नहीं हुआ? आपने कानून व्यवस्था की बात की थी, अब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की तरफ से यही आरोप लग रहे हैं कि मौजूदा वक्त में भेदभाव वाली राजनीति की जा रही है, यानी साजिशन निशाना बनाया जा रहा है और बचाव किनका किया जाता है? अतीक अहमद जैसे माफियाओं का, मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का। और ये कहा जाता है कि सरकार के टारगेट पर ये तो हैं, लेकिन जो माफिया हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए, राजा को भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा के दृष्टि में सभी उस कुर्सी पर बैठने के बाद तो बिल्कुल पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं चाहिए। गुंडा चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय वर्ग का हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर उसमें भी वर्गीकरण किया जाए तो ये गलत है। आपको लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? अब हो ही जाता है, हो रहा है। तभी तो देखिए, कोई दुर्गंध तभी उठती है जब कहीं गंदगी होती है। तो अगर कहीं इस तरह की आवाज उठ रही है, असंतोष व्याप्त है, तो राजा को, सरकार को इसको देखना चाहिए। मैं कहता रहा हूं कि 5 दिन मुझे लगा एफआईआर जेन्युइन घटना रही। 5 दिन क्यों लगा हमको एफआईआर होने में? सरकार की तरफ से तो दावा यह है ना कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं अनर्गल हैं, चाहे वाराणसी के अरुण सिंह हो, अनिल दुजाना हो, सुंदर भाटी हो, बबलू श्रीवास्तव हो, इन लोगों के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई की गई, लेकिन विपक्षियों को दिखाई नहीं देता। सरकार तो ये दावा कर रही है। मैं आपको बताऊं, प्रतापगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार के एकलौते लड़के की निर्मम हत्या कर दी गई। वो एक जाति विशेष के अपराधी हैं। खुलेआम सरकारी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं। 3 महला 4 महला बना हुआ है, कोठियां उन अपराधियों की। वो सारे अपराधी अभी घूम रहे हैं, नॉमिनेटेड हैं। उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चला जो सरकारी जमीनों पर उनकी बुलंद इमारत खड़ी है। उस बात को लेकर के मैं आंदोलन भी किया था। वहां के अधिकारी कहे कि प्रक्रिया चल रही। कौन सी प्रक्रिया है भाई? अतीक पर प्रक्रिया 24 घंटे में लागू हो जाता है, विकास दुबे पर लागू हो जाता है, मुख्तार अंसारी पर लागू हो जाता है। ये असंतोष जब आप हैं तो उस पर मैं कह रहा हूं कि इस बात को लेकर के लोगों में असंतोष है। राजा को चाहिए, सरकार को चाहिए कि अगर असंतोष की बू कहीं से आ रही है तो उसको गहराई से देखा जाए और पीड़ित को न्याय दिया जाए। नहीं तो सरकार तो दावा कर रही है कि परेशान न हो, सबका नंबर आएगा, थोड़ा धैर्य तो रखिए। नहीं, क्यों नंबर उसमें प्रतीक्षा, जैसे इन लोगों का नंबर आ रहा है उसी तरह से उनका भी नंबर आया। 3-3 महीने घटना हो गया, कब नंबर आएगा उनका? इसीलिए तो यह असंतोष दिख रहा है लोगों में कि एक वर्ग विशेष को छोड़ा जा रहा है, अन्य लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तंद्रा को तोड़ने के लिए या उनके संज्ञान में यह बात डाली जा रही है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। यानी आपको लग रहा है कि कहीं अगर आग लगी है, अगर धुआं कहीं पर चिंगारी अगर दिखाई दे रही तो आग जरूर होगी? बिल्कुल निश्चित है, उसका पंचायत है, सीधा सा है कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग कहीं लगी हुई है। फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि 2017 के बाद से देश का सबसे बड़ा सूबा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, आपके हिसाब से कितना परिवर्तन हुआ है? देखिए, परिवर्तन तो काफी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अवांछनीय तत्व, अपराधी, अब तो हम लोग कहीं डकैती होती थी, अब वो कहीं दिख नहीं रहा।
नकबजनी होती थी, अब वो कहीं दिख नहीं रहा। लूट होती थी, अब वो कहीं दिख नहीं रहा। सरेआम गुंडे असलहों का प्रदर्शन करके शरीफ नागरिक का जीना दूभर कर दे रहे थे, अब वो नहीं दिख रहा है। हमारे हिंदू रीति रिवाज एक जैसे भय के वातावरण में ही होता था, आज सब लोग स्वतंत्र हैं, मुस्लिम भी स्वतंत्र है। अगर बैन हो रहा है कोई चीज तो सिर्फ मुस्लिम को ही लिए नहीं, हिंदुओं पर भी जो चीजें हैं नागवार लग रही हैं उसे बंद किया जा रहा है। तो इसमें तो कहीं कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। विपक्षी दल खासतौर पर समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, वो सरकार के इन दावों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। जो आपने कहा कि बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, वो कह रहे हैं कि अंतर इतना है कि आज वर्दी में गुंडे घूम रहे हैं। देखिए, ये सही है कि ये जो तमाम प्रतिबंध सरकारी आ गए हैं, पुलिस को पूर्ण स्वतंत्र तो नहीं किया जाना चाहिए, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो। आज अगर कहीं असंतोष या भेदभाव हो रहा है तो उसके लिए सरकार कम दोषी है, ज्यादातर दोषी ये ब्यूरोक्रेट हैं। ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, इससे मैं सहमत हूं। किसी जिले में अगर कोई न्याय से वंचित हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसके लिए सीधे सीधे वहां का कप्तान और डीएम दोषी है, इनको दंडित किया जाना चाहिए। यानी इस पर मॉनिटरिंग की कड़ी व्यवस्था सरकार को रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। सरकार की नीतियों में, कार्यों में हमें कुछ नहीं, ये भेदभाव नहीं दिख रहा है। अगर है, मान लीजिए किसी जिले में दो वर्गों में संघर्ष हो रहा है, दो जातियों में संघर्ष हो रहा है, तो ऐसे में वहां का अधिकारी ही तो देखेगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से जाकर के देखेंगे, या उनको जो बताया जाएगा तो वही आईएएस आईपीएस बताएंगे। अपने तंत्र से भी उनको पता लगाना चाहिए कि क्या इस घटना में किस तरह का हो रहा है, कहीं असंतोष उठ रहा है तो उसे संज्ञान में लेना चाहिए, एक अलग उनको व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने का काम ब्यूरोक्रेट कर रहा है, एकदम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, हर जिलों में दिखाई दे रहा है। करप्शन भी चरम पर है, दर दर भटक रहे हैं लोग न्याय के लिए। बात की उम्मीद थी, खासतौर पर 2017 में जब मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई, लोगों को लगा था कि उत्तर प्रदेश में बहुत हालात बदल जाएंगे। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अब तो 2023 की शुरुआत हो गई, दोबारा भी योगी सरकार सत्ता में आ गई है, कहां राम राज्य आ गया? देखिए, राम राज्य की कल्पना करना मन से ये तो ठीक है, लेकिन राम राज्य को चरितार्थ करना बहुत ही दुरूह कार्य है, बहुत दुरूह कार्य है, और मुझे संभव नहीं दिख रहा है। राक्षसी प्रवृत्ति के लोग तो उस वक्त भी हुआ करते थे ना? नहीं, तब भी थे, अब भी हैं, इसीलिए तो भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़ा, राक्षस के वध के ही लिए, राक्षसी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए। तो आज भी समाज में तमाम इस तरह के तत्व सक्रिय हैं, उनको भी चिन्हित करके जो समाज को प्रभावित कर रहे हैं, आम जनजीवन प्रभावित कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि ब्यूरोक्रेट पर सरकार ध्यान थोड़ा सा अगर दे दे तो छवि और दूसरी दिखाई देगी। धार्मिक स्थलों का जिस तरीके से कायाकल्प मौजूदा योगी सरकार में किया जा रहा है, इस बात की उम्मीद कभी की थी? ऐसा कोई देश में पार्टी नहीं है जो आज सनातन से संबंधित, हिंदुत्व से संबंधित धार्मिक स्थलों का या रीति रिवाज को जितना प्रश्रय और बल दिया जा रहा है, शायद इस देश के किसी भी राजनीतिक पार्टी में से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है जितना भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कुछ लोग ये सवाल उठा देते हैं कि ये तो सिर्फ धार्मिक पर्यटन के नाम पर जनता के पैसों की फिजूल खर्ची कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अगर धार्मिक स्थलों का विकास होता है तो न सिर्फ वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि देश विदेश से आने वाले जो सैलानी हैं, जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं, उसमें भी इजाफा होगा। इसका फायदा किसको होगा? प्रदेश के लोगों को तो होगा ना। ये हिंदुत्व की सरकार है, सर्वाधिक हिंदू इस भारत में निवास करते हैं। अगर उनकी उनके देवी देवता, चाहे वो बनारस की स्थिति देख लीजिए, चाहे मथुरा की देख लीजिए, चाहे काशी, जहां भी आप देख लें, विंध्याचल की देख लीजिए, हमारे देवी देवता तक पहुंचने में जो एक बार गया होगा दर्शन करने, अगर कमजोर हृदय का आदमी है तो हार्ट फेल कर जाएगा। इतने सकरे रास्ते, ऐसे लोग, मैं तो सारे तीर्थ स्थलों पर गया हूं, देखा हूं, आज जा करके देख लीजिए, कोई सकोपेशन नहीं, पूरा चारों तरफ हमारे भगवान, हमारे देवी देवता जो एकदम सकोपेशन में थे, महसूस कर रहे थे, आज वहां दर्शनार्थी अपने को एकदम फ्री महसूस कर रहा है।
तो ये तो बधाई के पात्र है सरकार। लेकिन उसी राज्य में ऐसी हिमाकत करने वालों की भी संख्या कुछ बहुत ज्यादा नहीं तो कुछ जरूर है, जहां पर रामचरितमानस जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों का एक तरफ हम अयोध्या का जिक्र करते हैं, दूसरी तरफ रामचरितमानस का अपमान किया जाता यही है। दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है अक्षय जी कि ऐसे अवांछनीय तत्वों को सरकार के यहां से सुरक्षा देने की, इनको अभी छोड़ दिया जाए ना, अभी छोड़ दिया जाए। बोले ये मैं देश छोड़ दूंगा, अगर सरकार इनसे कोई सुरक्षा न करे ना तो जनता इनको जवाब दे देगी। जो ये लोग बोल रहे हैं, चाहे जो कर रहे हैं, सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता तो ऐसे तत्वों को जनता ठीक करे, ये जाएंगे नहीं जनता के बीच में इस तरह की भाषा बोल करके। नहीं, जनता इनकी तो सब, हैसियत नहीं, हिम्मत नहीं। जनता तो सब देख ही रही है। उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक ये जो पॉलिसी अख्तियार कर ली गई है धार्मिक ग्रंथों के अपमान की, ये आपको नहीं लगा कि सोची समझी राजनीति का हिस्सा है? क्योंकि शायद विपक्ष तक ये मैसेज है कि हिंदुओं की जो एकजुटता है, अगर जातियों में बांटा नहीं जाता तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इनसे कुछ प्रभावित होने वाले हिंदू नहीं है, मैं तो देख रहा हूं ना। मैं आए दिन दौड़ा करता हूं, सभी जिलों में जाता हूं, अन्य राज्यों में भी जा रहा हूं। इन लोगों के कहने होने का, ये जो वोट बैंक की राजनीति के चलते ये जो एक एक साजिश रच रहे हैं ये लोग, चाहे वो सपा हो बसपा, कोई इसका कोई असर हिंदू जनमानस पर पड़ने वाला है, इसलिए कि मामला आस्था से जुड़ा हुआ है। ये लोग सब जान रहे हैं कि 5 साल मलाई काटे भारतीय जनता पार्टी की गोद में, तब इनको याद नहीं आया रामचरितमानस और ढोल गवार शूद्र पशुनारी, तब याद नहीं था। ये जनता जानती है, ये दलित जानता है, पिछड़ा जानता है, अगड़ा जानता है, सब जान रहा है इनके नाटक को। आज ये भाजपा इनको बुरी है, भाजपा का विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो भाजपा को नहीं गाली दे रहे हैं, भाजपा का विरोध नहीं, उसी भाजपा में इनकी बिटिया भी है, सांसद है, तो उनको भी गाली दे रहे हैं ये। तो जो अपनी संतान का नहीं है, उसके हित को ध्यान नहीं दे रहा है, उससे समाज क्या उम्मीद करेगी? तो ऐसे लोगों को सद्बुद्धि चुनाव के पहले आएगी या रिजल्ट देखने के बाद आएगी? पिछले चुनाव में इनको सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। जो हालात थी इनकी, बड़े 30 मार खाए थे, तो क्यों नहीं जीत गए? वो जो भी मिला उनको पार्टी का, और इनको तो दौड़ा दौड़ा करके लोग अपमानित कर रहे थे। आने वाले दिनों में भी वही दुर्दशा, जिस जनता के वोट बैंक की राजनीति जो कर रहे हैं, जनता को तोड़ने की, समाज के तोड़ने की, इनको आगे आने वाले दिनों में परिणाम मिल जाएगा, जनता ही दे देगी। अंत में त्रिपाठी जी एक बार फिर मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, क्या हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र में यह मुमकिन है कि मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना की जा सके? यह सपना कभी साकार होना संभव है क्या? ये अवांछनीय तत्व हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए और इनके इच्छा अनुसार पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हिंदुस्तान में वही मुसलमान रहेगा जो अपने को हिंदुत्व से जोड़ करके रखेगा। अगर पाकिस्तानवादी है तो उसके लिए पाकिस्तान बना हुआ है, वो बाइज्जत पाकिस्तान चला जाए। अगर नहीं जा पाता है तो सरकार ऐसे लोगों को ढूंढ करके उनको प्रिय स्थान पाकिस्तान भेज दे, ये मेरी मांग है। नहीं तो क्या मुस्लिमों के लिए देश में जगह नहीं होनी चाहिए? ऐसे मुस्लिमों के लिए बिल्कुल हिंदुस्तान में जगह नहीं है जो ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया जाए। यानी कट्टरपंथियों के लिए कोई जगह नहीं? कोई जगह नहीं है, इसलिए कि वो सब चीजें हो चुकी हैं। अब तुम नई आग लगाओगे, जहर घोलोगे, समाज को तोड़ने का काम करोगे, ये सब नहीं होने दिया जाएगा। जिन लोगों को बहकावे का काम किया जाता है, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे कि तुच्छ राजनीति के चक्कर में, वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में आपस में ही लड़वाने का जो प्रयास किया जाता है, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी एक की बात नहीं है, ऐसे दलों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम पूरे भारतवासी, चाहे वो जिस भी जात धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत बहुभाषी, बहुजातीय, बहुधर्मी देश है और पूरे विश्व में, इस पर भी पूरे विश्व में चर्चा है कि भारत महान है। विभिन्न जात धर्म संप्रदाय वर्ग के लोग हैं, उसके बावजूद भी एकता की जो मिसाल है पूरे विश्व में भारत का, उसका कोई जवाब नहीं है। तो जहां ये है वहां ऐसे अवांछनीय तत्व समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले के बहकावे में ना आए, इनको उचित जवाब दे। हमारे भारत में निवास करने वाले हर जात धर्म संप्रदाय के वर्ग के लोग, भारतवासी, वो राष्ट्र प्रेमी हैं, वो इनके बहकावे में आने वाले नहीं है, ना आने की जरूरत है ऐसे अवांछनीय तत्वों के। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने जो चर्चा की है, कुल मिलाकर ये जरूर कहा जाए कि अपनी तुच्छ राजनीति को चमकाने की खातिर राजनीतिक दलों की तरफ से लोगों को जातियों में भिड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन लोगों से यही अपील है कि अपनी अकल लगाएं, दिखावे पर बिल्कुल भी ना जाएं। वक्त एक ब्रेक का है।